नमस्कार। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वीबीटी के बारे में, क्लेट प्रभाव पढ़ा था। अब जो आज की क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं। जो भी लाइव है वह शेयर कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ें। अब देखो, हम बात करेंगे CFT की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। यदि हम CFT की बात करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। अब देखो, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है, इसको हम कह सकते हैं CFT। क्या कह सकते हैं? CFT। अब CFT में क्या है कि यदि हम सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है कि यह सिद्धांत सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, H. बैथ। इस वैज्ञानिक ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिद्धांत दिया था और इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जितने भी संकुल यौगिक होते हैं उन संकुल यौगिकों की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था की व्याख्या की थी। किसके द्वारा? CFT के द्वारा। H. बैथ नामक जो वैज्ञानिक है, इसने संकुल यौगिकों की जो व्यवस्था का क्रम होता है उस व्यवस्था के क्रम को समझाया था। उसी को हम किसके रूप में लेते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के रूप में लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के रूप में लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो सिद्धांत है इसकी मूलभूत अवधारणा की बात करते हैं कि मूलभूत इसकी अवधारणा क्या है। मूलभूत अवधारणा के बारे में बात करें तो इन अवधारणाओं को हम साथ साथ लिखते हैं और समझते हैं। इसके अनुसार संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंडो, कि इसके अनुसार संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंडो केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंडो के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बल पाया जाता है। कि इसके अनुसार संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंडो के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कौन सा बल पाया जाता है? आयनिक बल पाया जाता है। यानी जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह लिगेंड के द्वारा जुड़ा होता है, या तो वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है या वह आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब नंबर 2 बात करते हैं। तो नंबर 2 में यह कहते हैं आयनिक बंध का निर्माण, आयनिक बंध का निर्माण, जो इसमें आयनिक बंध बनता है उस आयनिक बंध का निर्माण धातु पर क्या रहता है? आयनिक बंध का निर्माण धातु पर धनावेश तथा लिगेंड पर ऋणावेश। आयनिक बंध का निर्माण धातु पर धनावेश तथा लिगेंड पर ऋणावेश होने
होता है। यदि उसमें जो धातु है उस पर तो क्या रहेगा, धनावेश, और लिगेंड पर क्या रहेगा, ऋणावेश। धातु पर धनावेश और लिगेंड पर ऋणावेश रहने के कारण उसमें किसका निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। नंबर 3, यदि हम बात करें कि भाई धनावेश आयनिक बंध है, इसके बाद हम ये कहें यदि लिगेंड कैसा हो, यदि लिगेंड उदासीन हो तो, लिगेंड किस प्रकृति में है, उदासीन प्रकृति में, तो यदि लिगेंड उदासीन हो तो यह द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है। यदि लिगेंड कैसा हो जाए, उदासीन हो जाए, तो किस तरह व्यवहार करता है, द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है। अब नंबर 4 बात करते हैं विशेष। तो 4 नंबर क्या है, किसी विलगित को हम क्या बोल सकते हैं, मुक्त अवस्था, यानी जिसमें या तो गोला गया या कैसे की अवस्था की गई, इसकी मुक्त अवस्था की है। यदि किसी विलगित या मुक्त अवस्था में धातु परमाणु, अब विलगित या मुक्त अवस्था है, उसमें जो धातु परमाणु है या आयन के 5d कक्षकों में विन्यासित, 5d कक्षकों में विन्यासित होता है, उनकी ऊर्जा कैसी होती है, 5d कक्षकों में विन्यासित होता है, उनकी ऊर्जा समान होती है। उनकी ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। किसी विलगित या मुक्त अवस्था में धातु परमाणु या आयन के 5d कक्षकों में कैसा होता है, विन्यासित होता है, और उसकी ऊर्जा कैसी होती है, एक समान होती है, उसकी ऊर्जा एक समान होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें समब्रस कक्षक कहते हैं। जिनकी ऊर्जा एक समान होती है उन्हें कौन से कक्षक कहते हैं, समब्रस कक्षक कहते हैं। कौन से कक्षक कहते हैं, समब्रस कक्षक कहते हैं। इसके बाद में नंबर 5 की बात करें कि 5 नंबर में क्या कहा गया है, तो 5 नंबर हम ये कहेंगे धातु परमाणु के चारों ओर, धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की उपस्थिति के कारण है। धातु परमाणु है और उसके चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, लिगेंड पाए जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति के कारण समब्रस डी कक्षक, जो डी कक्षक है, समब्रस डी कक्षक है, वे किस रूप में रहेंगे, समब्रस डी कक्षक का भिन्न भिन्न, समब्रस डी कक्षक का भिन्न भिन्न दो ऊर्जा कक्षकों में विपाटन या विभाजन कह सकते हैं, विपाटन हो जाता है। क्या होता है, विपाटन या विभाजन हो जाता है। इन दोनों
स्तरों के ऊर्जा, इन दोनों स्तरों के ऊर्जा के अंतर को, जो दो भिन्न भिन्न स्तर बनेंगे और उन भिन्न भिन्न स्तरों का दोनों के बीच में ऊर्जा का जो अंतर रहेगा, उस ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं? विपाटन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा को विपाटन ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल जीरो से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मूलभूत मुख्य बिंदु है कि इसके अनुसार संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के मध्य या तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल रहेगा या आयनिक बल पाया जाएगा। आयनिक बंध का निर्माण धातु पर धनावेश तथा लिगेंड पर ऋणावेश होने पर होगा। यदि लिगेंड कैसा है? उदासीन है, तो द्विध्रुव आघूर्ण के सम्मान क्या करेगा? ये व्यवहार करेगा। अब यदि विलगित या मुक्त अवस्था में धातु परमाणु है या वे आयन के जितने भी 5 डी कक्षक हैं वे आपस में विन्यासित कब होते हैं? जब उनकी ऊर्जा एक समान होती है। ऊर्जा एक समान होती है तो उसे संप्रस्थ कक्षक कहते हैं। धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड की उपस्थिति के कारण संप्रस्थ जो डी कक्षक होते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो ऊर्जा स्तरों का विपाटन होता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के दो ऊर्जा स्तरों का जब विपाटन होता है तो विपाटन होने के कारण उन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर पाया जाता है उसे विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल जीरो से व्यक्त करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस रूप में हम इनको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब दो रूप कौन कौन से हैं? एक तो होता है अष्टफलकीय यौगिकों का क्रिस्टलीय विपाटन और एक होता है चतुष्फलकीय यौगिकों का क्रिस्टलीय विपाटन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टफलकीय यौगिकों का क्रिस्टलीय विपाटन। उसको हमें अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, तो इसको एक बार नोट्स बना लेना, इसके बाद हम बात करते हैं दोनों विपाटनों की। इसके दो टाइप्स रहेंगे। नंबर फर्स्ट टाइप रहेगा अष्टफलकीय। अष्टफलकीय यौगिकों में, अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन। अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन। देखो अष्टफलकीय यौगिक है, उनमें हमें पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड विपाटन। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड विपाटन की हम बात करेंगे अष्टफलकीय यौगिकों में। तो सबसे पहले आपको डायग्राम को देखना है, उसके बाद में इसकी व्याख्या करनी है। तो क्रिस्टल फील्ड विपाटन में हम ये कहेंगे कि ये आपके पास में है डी कक्षक। अब डी के कितने रूप है? 5, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें आपने जो डी कक्षक पढ़ा है उस डी कक्षक में उसकी 5 आकृति पढ़ी है। एक तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 रूप किसकी संरचना पढ़ी कि नहीं पढ़ी 11th क्लास में? तो ये जो 5 रूप हैं, इन 5 रूपों के द्वारा ये 5 की हम क्या करते हैं? यहाँ पे व्याख्या करते हैं कि डी एक्स वाई क्या? डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इन 5 रूपों में आपने अलग अलग आकृतियां पढ़ी थी कि डंबलाकार, द्विडंबलाकार के रूप में, कि एक्स अक्ष पे थी, वाई अक्ष पे थी, जेड अक्ष पे थी और जेड अक्ष पे थी। तो इन सब की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो इसके जो 5 रूप हैं, इन 5 रूपों को हम अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये इसके रूप हो जाएंगे। अब ये रूप होने के बाद में इसमें क्या होगा कि इसकी डायग्राम की जो स्थिति है, ये इसका चार्टेबल रहेगा और इसमें हम लिखेंगे लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षक। यहां पे लिख देना लिगेंड की उपस्थिति में
डी कक्षक, जो लिगेंड है उसकी उपस्थिति में जो डी कक्षक है वह कितने पार्टों में रहेगा? 2 पार्ट रहेंगे। उसके कितने पार्ट रहेंगे? 2 पार्ट। इस रूप से ये क्या होगा? विन्यासित होगा। अब विन्यासित होने पर हमें यहां पे ये ध्यान देना है कि इसके जो 5 रूप है, 3 रूप एक तरफ है, 2 रूप एक तरफ है। तो यहां पे इसके जो रूप बनते हैं वह तो ये, और यहां पे बनते हैं वह ये। तो यहां पे जो रहता है वह रहता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। यहां पे है वह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब देखो इनका विपाटन हो रहा है, इनमें 2 अलग अलग भागों में इसको क्या कर रहे हैं? हम बांट रहे हैं। तो बांटने के कारण इसमें हम ये कहेंगे कि एक होता है निम्न ऊर्जा कक्षक, एक होता है उच्च ऊर्जा कक्षक। निम्न ऊर्जा कक्षक को बोलते हैं ईजी और उच्च ऊर्जा कक्षक को बोलते हैं T2G। यानी जो निम्न ऊर्जा कक्षक है वह तो कैसा है? ईजी, और जो उच्च ऊर्जा कक्षक है वह कैसा है? T2G। तो ईजी और T2G के बीच की बात करते हैं। तो यहां से इसका ऊर्जा अंतराल होगा। इस ऊर्जा अंतराल को हमें इस प्रकार 2 भागों में क्या करना है? बांटना है। तो दोनों के बीच की हमें देखनी है ऊर्जा। तो ऊर्जा देखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि यहां पे जो इसका मान रहेगा वह तो कितना रहेगा? प्लस 2/5। इसके बीच की जो ऊर्जा का अंतर तो वह तो कितना रहेगा? प्लस 2/5। और इसके बीच का मान कितना रहेगा? माइनस 3/5। तो इस रूप में इसके दोनों की ऊर्जा पाई जाएगी। अब ऊर्जा पाई जाने के कारण जो कंप्लीट इसकी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हमें 10 dQ के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो मान है वह रहेगा आपके पास में प्लस 10.4 और यहां पर रहेगा माइनस 10.6। ये दोनों मान रह जाएंगे। इसको हम डेल 0 और इसको भी क्या लिखेंगे? डेल 0 लिखेंगे। तो ये दोनों मान के रूप में हम इसको व्यक्त कर देंगे। अब मान के रूप में व्यक्त करने के बाद में ये जो T2G और ईजू की जो भाषा है वो इसी रूप में दर्शाई जाएगी। तो ये तो होता है इसका आरेखीय, और इसका जो कंप्लीट मान होता है वह कितना होता है? 1.0 dQ। इस रूप में इसको लिखा जाता है। अब देखो कुछ इसकी जो मुख्य बातें हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। भाई किस प्रकार से इनको पहचाना गया है? तो हम ये कहेंगे कि धातु ऐसे डी कक्षक जो अक्षों पर उपस्थित होते हैं उन अक्षों पर जो आपके पास में कौन था? डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का प्रतिकर्षण अधिक होता है। अतः ये उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक के रूप में। अब देखो इसमें लिखना है आपको 2 मुख्य बातें लिखनी है। वह लिखो यहां पे कि धातु के ऐसे डी कक्षक, धातु के ऐसे डी कक्षक जो अक्षों पर उपस्थित होते हैं, जो अक्षों पर उपस्थित होते हैं और अक्षों पर उपस्थित होते हैं, जैसे आप ये लिख सकते हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये अक्षों के रूप में आप इसको दर्शा सकते हो। इसके अलावा हम ये कहेंगे उपस्थित होते हैं एवं इनका प्रतिकर्षण अधिक होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। एवं इनका प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः इन्हें उच्च ऊर्जा वाले। प्रतिकर्षण अधिक होगा तो ऊर्जा कैसी रहेगी? उसमें उच्च ऊर्जा रहेगी। और उच्च ऊर्जा वाले कौन से कक्षक कहेंगे? ये उच्च ऊर्जा वाले रहेंगे, ये निम्न। उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक कहलाते हैं। यदि प्रतिकर्षण अधिक होता है तो ऊर्जा कैसी रहेगी? उच्च रहेगी। और उनको कौन से कक्षक कहेंगे? ईजी कक्षक कहेंगे। तथा जिन कक्षकों के मध्य
प्रतिकर्षण कम होता है तथा जिन कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है उन्हें निम्न ऊर्जा वाले, तो निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक कहते हैं। कि इनका प्रतिकर्षण कम हो रहा है, तो प्रतिकर्षण कम हो रहा है तो कैसे, निम्न ऊर्जा वाले क्या है T2G, और इनका प्रतिकर्षण अधिक हो रहा है तो उच्च ऊर्जा वाले क्या होंगे EG कक्षक कहलाते हैं। निम्न ऊर्जा वाले प्रतिकर्षण कम होगा तो निम्न ऊर्जा वाले, और प्रतिकर्षण अधिक होगा तो उच्च ऊर्जा वाले, और उच्च ऊर्जा वाले को EG और निम्न ऊर्जा वाले को हम क्या कहते हैं T2G कहते हैं। यह हमें ध्यान होना चाहिए। अब EG व T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण दो ऊर्जा स्तरों में होता है कि EG से T2G में, T2G से EG में जो ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वह दो रूपों में होता है। उसमें हम सबसे पहले ये कहते हैं कि विपाटन क्षेत्र कैसा है उसका, और विपाटन क्षेत्र के बाद में कहते हैं कि उनकी युग्मन ऊर्जा कैसी है। एक तो विपाटन क्षेत्र कैसा है और एक युग्मन ऊर्जा कैसी है, उन दोनों के बारे में बात करते हैं विपाटन क्षेत्र और युग्मन ऊर्जा के बीच में। तो ये डायग्राम वगैरह आपको पता होना चाहिए, ये इसकी मुख्य बातें ध्यान होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण। T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इनका जो वितरण है वह दो प्रकार से होता है, दो टाइप से वितरण के। फर्स्ट इसका जो टाइप होता है वह होता है विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा जिसको डेल जीरो, और जो सेकंड टाइप्स होता है उसको बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, और युग्मन ऊर्जा को हम लिखते हैं पाई या पी से दर्शाते हैं, या तो पाई से या पी से। सबसे पहले ये दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं। इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दो प्रकार के लिगेंड हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और उसके बाद में आएंगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। इसमें लिखना है जिन संकुल यौगिकों में विपाटन ऊर्जा डेल जीरो थी कि संकुल यौगिक है, और इन संकुल यौगिकों में विपाटन ऊर्जा क्या है डेल जीरो ग्रेटर देन युग्मन ऊर्जा P होती है उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में चक्रण करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पे चक्रण करते हैं, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में चक्रण करते हैं, जिसे निम्न चक्रण संकुल, जिसे निम्न चक्रण संकुल कहते हैं, जिसे निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। तो यह चीज हमें पता होनी चाहिए भाई निम्न चक्रण संकुल क्या है, और विशेष ये ध्यान रख लेना इसमें नोट डाल के
प्रबल लिगेंडों में विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से, प्रबल लिगेंडों में विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से उच्च होती है। यह आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 बात आती है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। देखो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होगा कि यदि हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की बात करेंगे तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में कहेंगे कि जिन संकुल यौगिकों में युग्मन ऊर्जा ग्रेटर देन विपाटन ऊर्जा होगी, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले नहीं उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या करेंगे, चक्रण करेंगे। इसका जस्ट क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उसे हम उच्च चक्रण संकुल कहेंगे। तो यहां पे यही ध्यान रखना है कि जिन संकुल यौगिकों में युग्मन ऊर्जा ग्रेटर देन विपाटन ऊर्जा होती है, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चक्रण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। और वे किसके कारण होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के कारण होते हैं। तो ये हमें केवल इसमें ध्यान रखना है कि भाई दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की प्रकृति क्या है। तो ये था आपके पास में अष्टफलकीय विपाटन के रूप में। अब अष्टफलकीय विपाटन के बाद में बचा है चतुष्फलकीय विपाटन, वह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और चतुष्फलकीय विपाटन के बाद में जो भी 1-2 छोटे बड़े टॉपिक बचे हैं उनको देखेंगे। यहां तक एक बार कंप्लीट आपके लिए नोट्स बनाना, साथ साथ समझना और डायग्राम को अच्छी तरह से समझना। इसमें केवल कुछ नहीं है, ऊर्जा का विपाटन करना, उसे हमें ध्यान देना T2G और EG के मध्य। धन्यवाद।